हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 से और आगे हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं कि वास्तविक संख्या का वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट को समझने का कोशिश कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप जाके पिछला वीडियो देख लो, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है कि 3 माइनस रूट 3 कैसा संख्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। ये अपरिमेय संख्या में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 में है, यहाँ पे देखिए ये रेकरिंग लगा हुआ है। आपको बताया था कि जब भी रेकरिंग लगा हुआ रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन परिमेय संख्या में होगा। अगर ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है तो ये परिमेय संख्या में होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखो यहाँ पे डॉट डॉट किया हुआ है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। 3 बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5.2 3 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। तो जैसे ही रेकरिंग हो गया तो ये भी परिमेय संख्या में आएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए परिमेय संख्या। 1/√7 कैसा संख्या है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे रूट है, पूरा पूरा रूट इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि भाज a और भाजक b के लिए a बराबर BQ प्लस R है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो a कंसेप्ट भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। a जो स्टेटमेंट है इसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो संख्या a या b के लिए, दो संख्या a तथा b के लिए a बराबर होता है BQ प्लस R। तो यहाँ पे R जो है उसको बोलते हैं रिमाइंडर या शेषफल बोलते हैं। ठीक है। और जो शेषफल होता है उसका मान हमेशा याद रखना होगा कि 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, ये ध्यान रखना होगा। जैसे आप सोचो कि सपोज दैट आप 3 से डिवाइड करो एक संख्या 14 को, तो आप ऐसे तो नहीं ना लगा सकते हो कि शेषफल यहाँ पे -1 आ जाए। 5 से आप लगा दिए और शेषफल यहाँ पे -1 आ जाए, ऐसा तो करना गलत हो जाएगा। तो इसलिए शेषफल ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। सॉरी, कम से कम क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा ही आएगा। 0 कब आएगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा संख्या रहता 15, 5 से लगाते पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता। तो 0 से शेषफल कम नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव में नहीं हो सकता। जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। b से छोटा होगा कहने का मतलब जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा छोटा आएगा। कहने का मतलब ऐसा है कि सपोज दैट आपको 14 को 3 से डिवाइड करना था, तो आप ऐसे भी डिवाइड नहीं कर सकते हो कि 3 3 जा 9 और शेषफल 5 लिख दे, ये भी डिवीजन गलत हो जाएगा। तो ये जो शेषफल आएगा हमेशा इस संख्या से छोटा आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 0 या 0 से बड़ा। 0 पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इक्वल का साइन है और b पे इक्वल का साइन नहीं है। 5√2 कैसा संख्या है, तो ये आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैसा है, पूर्णांक संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है, पूर्णांक में दशमलव नहीं होता है। परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परिमेय संख्या, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद ये देखिए शांत हो जा रहा है, शांत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अशांत है। अगर अशांत रहता और रिपीट नहीं करता तब अपरिमेय में आता। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है कि निम्न संख्या में कौन सी संख्या v जातीय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे कह रहा है कि b जातीय, तो b जातीय क्या होता है। b जातीय मतलब एक ही तरह का संख्या नहीं है।
मतलब लाइक टर्म्स नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2/3 है तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे √25/49 है तो इसका वर्गमूल भी पूरा पूरा निकल जाएगा 5/7, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। और ये भी परिमेय संख्या है तो ये विजातीय हो गया। क्यों विजातीय हो गया? क्योंकि सारा का सारा परिमेय संख्या था और एक संख्या जो यहाँ पे है वो अपरिमेय है। तो विजातीय कहने का मतलब यही है कि आप इसमें जो एक तरह का नहीं है उसको आप छांटो, तो ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या आपको बताया था कि पाई अपरिमेय संख्या, याद रखना 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब अपरिमेय संख्या। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? अलग है या विजातीय है, दोनों एक ही बात है। तो आप देखोगे ए अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या, तो ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 0.32 को P/Q के रूप में लिखें। तो एक कंसेप्ट भी पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि जैसे 0.32 है पूरा के ऊपर रेकरिंग है, तो आप क्या करो, इसका शॉर्टकट ऐसे है कि 32 लिख लो, दशमलव के पहले कितना है तो 0 है, -0 बटा कितना अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 2 अंक के ऊपर, तो 99। आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 32/99। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो कि x बराबर लिख सकते हो 0.323232, ठीक है, क्योंकि रेकरिंग है मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 32.32 बार बार आएगा। जैसे ही आप इसको घटाओगे 99, x बराबर ये सारा अंक कैंसिल हो जाएगा, घटाने से सारा कट जाएगा और यहाँ बचेगा 32, तो x बराबर आ जाएगा 32/99। तो इसलिए आंसर ए हो गया। 2 मेथड से आप समझ सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 42। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन जो अपरिमेय संख्या है, ये दोनों संख्या के बीच में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 और 2.5, तो यहां पे देखिएगा जैसे √11 है, तो आप सोचो क्या ये दोनों संख्या के बीच में है? आप सोचो, देखो इससे छोटा √9 होता है, √9 का वर्गमूल होता है 3, तो √11 तो 3 से बड़ा ही आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा। तो क्या ये दोनों के बीच में है? तो आंसर है कि नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। √5, अब सोचो √4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है, तो √5 जो होगा वो 2 दशमलव कुछ आएगा, इतना तो समझ रहे हो। √225 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका, और √125 ये भी 10 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब 4 को यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं सही है, सॉरी सही लिखा हुआ है कि सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 अपरिमेय संख्या होगा, गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या ये कथन सही है? अब खुद से सोचो, 2 अपरिमेय संख्या को गुना करने से हमेशा अपरिमेय आएगा। जैसे देखो समझाते हैं, √2 गुना √3, तो यहाँ तो ठीक है, √6 हो गया। लेकिन आप ऐसे सोचो, √2 गुना √2, ए अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल आ जाएगा 2, यानी कि जो कि परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट हो गया गलत। एक परिमेय एवं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब ए स्टेटमेंट देखो, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब सोचो, जैसे आप सोचोगे कि 5 गुना √3 है, तो 5 √3 है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, इसका गुणनफल अपरिमेय आया। तो क्या आप सोच सकते हो कि कोई परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय हो सकता है? तो ऐसे आप सोचो, देखो 0 गुना √3 बराबर आ जाएगा 0, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल आ गया परिमेय, तो इस केस में ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। अब देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है।
अपरिमेय संख्या को जोड़ने पे अपरिमेय नहीं होगा क्या? आप सोचो, √2 प्लस √5, तो ए अपरिमेय ही तो है। अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ तो अपरिमेय ही तो है, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है डी नंबर में कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। कह रहा है कि पूर्णांक और परिमेय संख्या को जोड़ने पर कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे समझो कि एक पूर्णांक है और एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जैसे पूर्णांक मतलब कोई इंटीजर है 2 है प्लस, और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या भी होता है p/q के फॉर्म में। तो परिमेय संख्या जैसे सपोज दैट आप ले लो 3/2, ठीक है। ये दोनों को जोड़ोगे तो पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो आंसर है हाँ, यहाँ तो पूर्णांक नहीं होगा। जैसे जोड़ोगे आप तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7/2। लेकिन इस यहाँ पे सारा ये चीज़ गलत हो गया। जैसे आप सोचो कि 2 पूर्णांक है तो हाँ है, और 3 परिमेय संख्या है तो हाँ है, दोनों को जोड़ेंगे 5 पूर्णांक है कि नहीं है तो हाँ है। तो सारा स्टेटमेंट गलत यहाँ पे हो गया। ये प्रॉपर इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n कैसा संख्या होगा। n प्राकृत संख्या है, कोई भी एक प्राकृत संख्या आप सोचो, लेके एग्जाम्पल लेके आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। और उसका वर्गमूल कैसा होगा? क्या हमेशा प्राकृत संख्या होगा? आप सोचो, जैसे 5 एक प्राकृत संख्या है, √5 क्या ये प्राकृत संख्या है? तो आंसर है कि नहीं है, क्योंकि √5 अपरिमेय में आ जाएगा। हमेशा अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे सोचो, 4 प्राकृत संख्या है, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा तो जो कि परिमेय हो जाएगा। क्या हमेशा अपरिमेय आया? तो ये नहीं है, ये भी गलत हो गया। हमेशा परिमेय संख्या होगा, क्या √5 का हमेशा परिमेय आ गया? तो आंसर है कि नहीं होगा। कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय, हाँ ये अब सही है। यहाँ पे डी, कभी प्राकृत संख्या आ जाएगा जैसे ये प्राकृत संख्या आ जाएगा, और कभी अपरिमेय संख्या आएगा जैसे ये अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर। कह रहा है कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ऐसे समझना होगा कि आपको पता होता है कि जितना भी अभाज्य संख्या होता है वो सारा का सारा क्या होता है? विषम संख्या होता है। सिर्फ किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। 2 को छोड़कर जितना भी प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, वो सारा का सारा क्या ऐसा होता है? विषम संख्या होता है। अब देखो 2 विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, वो 2 को विषम संख्या को जोड़ोगे तो ये इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पे जो संख्या है 13,986, इसमें से अगर 2 को हम छोड़ दें, देखिए ऐसे समझिए कि 13,986 में से अगर एक 2 को हटा दें, ये जो 2 है उसको हटा दें, तो कितना संख्या बचेगा? 13,985, जो कि खुद विषम है, ठीक है। तो अगर विषम संख्या को विषम बार जोड़ा जाए तो हमेशा वो विषम संख्या आएगा। ध्यान से समझना, विषम संख्या आएगा। जैसे हम मान लिया जाए कि ये 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 5 और 3 8 हो गया, प्लस 7 तो ये 15 विषम आया। मेरे कहने का मतलब क्या है, फिर से समझो अगर नहीं समझ में आया तो। जैसे मान लिया जाए कि 3 विषम संख्या को आप जोड़ोगे तो विषम आएगा, 4 विषम संख्या को जोड़ोगे तो सम आ जाएगा, 5 विषम संख्या को जोड़ोगे तो विषम ही आएगा, 6 विषम संख्या को जोड़ोगे तो सम संख्या आ जाएगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना पक्का है ना कि विषम संख्या को अगर विषम बार जोड़ा जाए, विषम संख्या को विषम बार जोड़ा जाए मतलब कोई भी मान लीजिए विषम संख्या उठा लिए 3 7 5 और इसको 3 बार जोड़ रहे हैं, मतलब 3 नंबर है, 3 विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, तो 3 जो यहाँ बोले वो विषम है और ये सारा का सारा संख्या भी विषम है। तो अगर विषम संख्या को विषम बार जोड़ा जाए तो वो विषम आएगा। और विषम में अगर
तो इतना यहाँ पे पता हो गया कि 13,985 बार अगर संख्या को हम जोड़े जो विषम संख्या होगा, क्योंकि जितना भी अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर होगा सारा का सारा विषम संख्या होगा, तो इसका आंसर विषम ही आएगा। और एक विषम में अगर हम 2 को जोड़े, कोई भी विषम संख्या में अगर आप 2 को जोड़ोगे तो भी विषम ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इतना सारा भाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो वो हमेशा विषम आएगा। तो विषम आएगा तो न तो वो 6 से कटेगा, न तो वो 4 से कटेगा, न तो वो 8 से कटेगा, क्योंकि ये सारा का सारा सम संख्या है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये लॉजिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ लिखा हुआ है कि x टू द पावर n+1 का एक गुणक x+1 है। गुणक मतलब उसका एक फैक्टर है। तो n निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे अगर कोई गुणक रखता है, जैसे a इसका अगर फैक्टर है, गुणक है, तो आपको कैसे करना है कि x+1 = 0 कर लेना है और x बराबर हो जाएगा -1। -1 रखने से x की जगह पे यहाँ पे e 0 हो जाना चाहिए। तो आप सोचो कि n कैसा लोगे ताकि -1 रखने से वो 0 हो जाए। जैसे ऐसे समझाते हैं, समझना इस क्वेश्चन को। सपोज दैट यहां पे हमको रखना है -1, तो -1 रख देते हैं, पावर n+1, और ये आना चाहिए कितना के बराबर? 0 के बराबर। जो तो सोचना है कि n कैसा संख्या होना चाहिए। सपोज दैट सम संख्या अगर ही रहता, -1 के पावर 2 ले लेते, तो क्या ये 0 आता? आंसर है कि नहीं आता। कैसे? तो 1 + 1 कितना हो जाता? 2 हो जाता। तो आंसर 0 नहीं आता। लेकिन जैसे ही यहाँ कोई भी विषम संख्या लोगे, -1 के पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, जिसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा कोई भी विषम पूर्णांक होना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पे प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो संख्या रेखा यानी कि जो नंबर लाइन होता है उस पे प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, ये याद रखना। ठीक है, ये एक्चुअली 9th क्लास में भी आप पढ़े हो कि आप कोई भी नंबर लाइन पे है, देखिए कोई भी नंबर लाइन है उस पर आप परमेय संख्या को भी दिखा सकते हो। जैसे 9th क्लास में क्वेश्चन रहता था कि √2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें, √3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें, और 1 2 3 4 ये सब को तो हम दिखाइए सकते हैं। मतलब कोई भी परमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, अपरमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों को दिखा सकते हैं, और परिमेय और अपरिमेय को मिला के ही वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कारक निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए पिछले बार भी बताया था कि आप देखना कि डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर n m और 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं है। तो हर को चेक करना होगा। इसमें आप देखोगे तो इसमें हर में 7 एक फैक्टर आ जाएगा, 7 × 100, तो 7 आ गया तो ये 2 और 5 के अलावा कुछ और दूसरा टर्म आ गया, तो ये शांत नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे पहले बी नंबर देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये भी ध्यान रखना होगा कि ऊपर नीचे कहीं कैंसिल तो नहीं ना हो रहा है। जैसे 11 और 700 यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ अगर ध्यान दोगे तो कैंसिल हो सकता है। क्या 13 सते 91 और 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 27 21, आगे और कैंसिल होगा? तो आंसर है कि नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका एक फैक्टर अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 3 तो आ ही जाएगा, 3 तो आ ही जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा ये इसमें आ गया 3, तो इसलिए ये भी शांत नहीं होगा। और सी नंबर ऑप्शन बचा, इसको भी आप चेक कर लो। तो सी नंबर ऑप्शन को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि 343 है, 343 क्या नीचे से कट रहा है, तो आप जैसे ही देखोगे 7 × 7 × 7 49 × 7, 49 × 7 करोगे 9 सते 63 और 7 चौका 28 और 6 28 और 6 34, 343। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे कट जाएगा, क्योंकि ये भी 343 आएगा और ये भी 343 है, तो 1 से कट जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर ये कट गया तो ये बचा कितना? 2 के पावर m × 5 टू द पावर n के फॉर्म में।
इसीलिए कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये आंसर हो जाएगा सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 30, 24 प्रत्येक से विभाज्य है। कह रहा है कि कौन सा पूर्ण संख्या बताओ। इसका एक तो बनाने का ऐसा मेथड हो सकता है कि आप क्या करोगे, ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है, कि कौन सा इसमें सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 240 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो आंसर एक नहीं, 2400 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तब बच गया 1600 और 3600। तो सबसे छोटी यहाँ पे 1600 है, ये दोनों पूर्ण वर्ग है, ठीक है, क्योंकि दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा। 1600 का वर्गमूल 40 आ जाएगा और 3600 का वर्गमूल निकालोगे तो 60 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये तीनों का एलसीएम निकाल लो और तीनों का एलसीएम जिसको एक काट दे, जैसे 1600 को पूरा पूरा काट देते, ये आंसर हो जाएगा। अगर 3600 को पूरा पूरा काट दे तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप एक काम करो कि सबसे पहले 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लो। चलो एलसीएम भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो एक कंसेप्ट और आपका रिवीजन हो जाएगा। हम एलसीएम निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। 16 का आप गुणनखंड करोगे ऐसे, 2 से 8, 2 तो 4, तो 2 फिर 2, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 20 का इसी तरह से करोगे गुणनखंड, तो 2 स्क्वायर 4 गुना 5 20 हो जाएगा। 24 का करोगे तो 2 के पावर 3 8 और 8 तिहाई 24। अब देखो अगर आपको एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे जो जो फैक्टर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 सब में है तो 2 एक लिख लिए, फिर 3 भी फैक्टर है तो 3 को भी लिख लिए, फिर 5 भी है तो 5 को भी लिख लिए। और एलसीएम निकालने में देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि जो 2 लिखे हो उसका सबसे हाईएस्ट पावर देखना, सबसे बड़ा पावर कौन है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 के पावर 4 हो जाएगा। 3 तो एक ही बार है तो 3 के पावर 1 रहेगा, 5 के पावर 1 रहेगा, तो इसको गुना कर लो, तो 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, गुना 3 गुना 5, 16 में 5 से गुना करोगे तो 80, 80 गुना 3 तो 240, तो 240 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 240 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप बताओ कि 240 से पूरा पूरा ए संख्या कट रहा है कि ए संख्या कट रहा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 240 से 1600 क्या पूरा पूरा कट जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो कि 1600 बटा 240 करके देख सकते हो। अब 8 से काटोगे तो 8 तिहाई 24, 8 दूनी 16, कटा क्या, तो आंसर एक नहीं कटा। देखो 20 बटा 3 अब आगे नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन में कौन बचा, 3600। 3600 आप देखोगे कि 240 से पूरा पूरा कट रहा है, तो देखो यहाँ पे अब एलसीएम निकालने में कहीं गलत तो नहीं ना हो गया, 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। 16 2 के पावर 4, 20 2 स्क्वायर गुना 5 और 24 2 टू द पावर 3 इंटू 3, 2 के पावर 4 करोगे 16, 16 बचे 80, 80 तिहाई 240, सही है ना। ठीक है, तो अब 3600 को 240 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 0 से 0, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 15, देखो ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कह रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, इसलिए दोनों आंसर हटा दिए क्योंकि दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, और ये सभी से कटना चाहिए। अगर एलसीएम इसको काट देता है ना तो सारा संख्या पक्का इसको काट देगा, इसलिए एलसीएम निकाल के क्वेश्चन को बनाया गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। अच्छा, एचसीएफ जो है, एलसीएम जो है, यहाँ पे देखना ध्यान से क्वेश्चन, तो एलसीएम जो है वो 14 गुना है एचसीएफ का, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़, मतलब ये दोनों को जोड़ने पर
एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल है 600। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसमें से हमको एक संख्या पता है, मान लो कि एक संख्या पता है ए, वो दिया हुआ है 280, तो दूसरी संख्या क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक तो ए मेथड हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है तो हमेशा आप फायदे में हो, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। जैसे एक संख्या 280 है, अब दूसरा संख्या ले लिए 40। ठीक है, और देख लिए कि इसमें से कौन सा ये दोनों का एलसीएम निकाल लिए और ये दोनों का एचसीएफ निकाल लिए। ऐसे ये दोनों का एलसीएम निकाल लिए कितना आता है, ये दोनों का एचसीएफ निकाल लिए कितना आता है, और ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आपको हम यहाँ पे हम पहला ऑप्शन को ही चेक करके बताते हैं। ठीक है, जैसे 280 और 40 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो वो 280 ही आएगा। आप सॉरी एलसीएम निकालोगे तो 280 आएगा, एचसीएफ निकालोगे तो 40 आएगा, और एलसीएम निकालोगे तो 280 आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको। तो क्या इसका ये 14 गुना है, तो आंसर है कि हाँ है। 14 में 4 से गुना करो, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। सपोज दैट 80 है यहाँ पे, तो आप ऐसे सोच लो कि एक संख्या है 280 और दूसरा संख्या मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 80। अब ये दोनों का आप अगर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, दोनों निकालो और चेक कर सकते हो। एचसीएफ निकालोगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, 40 से दोनों संख्या कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। और एलसीएम निकालोगे तो आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो एलसीएम अगर निकालोगे आप, तो देखो हम लिख लेते हैं, एलसीएम इसका हो जाएगा 2 गुना 40। हालांकि ये प्रॉपर मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज करते हैं इस टाइप से। और ये इसमें भी 40 है, कॉमन फैक्टर 40 गुना 7। तो अगर आप एलसीएम निकालने का कोशिश करोगे, एलसीएम, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और ये 40। ठीक है, ये जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे और बाकी सबको भी लेंगे, तो 40 गुना 7। यहाँ पे आप देखो कि एलसीएम जो है वो 14 गुना है ए एचसीएफ का, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आया था 40, तो एचसीएफ का, तो देखो ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो एक दो स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर गया है बोला। तो अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, क्या एलसीएम और एचसीएफ जोड़ने से 600 आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ जोड़ने से 600 आ रहा है, तो देखिए एलसीएम 14 चौका 56, एलसीएम अगर आप इसको गुना करके लिखते तो 560 और 40 यहाँ पे प्लस 40, तो क्या 600 आ रहा है, तो आंसर है कि हाँ आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से चेक कर लिए। अब क्या कर सकते हो, इसको प्रॉपर वे में भी बना सकते हो, क्योंकि ऑप्शन से चेक करने में देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है आपको। एक मिनट, ये सब अब इरेज थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक करने में एक क्या प्रॉब्लम रहेगा कि आपको हर ऑप्शन को चेक करना होगा। ठीक है, और मान लो कि बिना ऑप्शन चेक किए हुए मेथड से बनाए, तो इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि कैसे बन सकता है। तो फिर से समझिएगा, आपके पास क्या है कि एलसीएम, सपोज दैट इसको ले लेते हैं x और एचसीएफ को ले लेते हैं y, या आप ऐसे इसको अप्रोच करो। बहुत सारा मेथड इसका अप्रोच करने का हो सकता है। देखो मान लो कि ले लेते हैं एचसीएफ को ले लेते हैं x। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो कि किसी संख्या का एचसीएफ x है, तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो होगा इस टाइप से होगा कि x का मल्टीपल ए भी होगा। ध्यान से समझिएगा इसको। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप अप्रोच करोगे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है यहाँ पे। फिर से देखिए कि एचसीएफ को आप ले लो यहाँ पे x। ठीक है, तो एलसीएम क्या कह रहा था कि इसका 14 गुना है, तो ये हो जाएगा 14x। इतना समझ रहे हो। और ये दोनों का योगफल दिया हुआ था x प्लस 14x। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल दिया हुआ था 600, तो यहाँ बराबर लिख लिए 600। तो यहाँ से 15x बराबर हो जाएगा 600, और आप इसको काटोगे तो 15 चौका 60,
यानी x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पे x निकल गया, इसका मतलब आपको HCF निकल गया 40 और LCM भी निकल गया। 14 गुना x था तो 14 गुना 40 तो ये 560। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर रहा था कि एक संख्या दिया हो दूसरी संख्या। अब देखो एक कंसेप्ट आप पढ़े हो कि LCM गुना HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल, अब देखिए यहाँ पे LCM आ गया है 560, HCF आ गया है 40। एक संख्या आपको पता है 280, दूसरा संख्या आपको निकालना है। तो आप क्या करो कि 280 से इसको काटो, 28 दूनी 56 और दूसरा संख्या आ गया डायरेक्ट 40 दूनी 80। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से अप्रोच किए, एक तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से चेक करना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो इसको चेक करना होगा। मान लो कि यहाँ पे 80 नहीं 120 रहता तो वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये लास्ट में रहता तो टाइम कंज्यूमिंग था। तो आप इस तरह से क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा पहले कर लिए हैं। इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए आपको पहले भी बताया है कि इसका शॉर्ट भी होता है 23.43 ये संख्या है और इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो 2343 इतना माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटाओ और डिवाइडेड बाय जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है। जैसे दो संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 को 9 बैठो, तो आप घटा लो 0, 4 में से 2 गया 2 और 23/99। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 52 एक क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट कर दिया है। अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि तभी होगा जब n एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस किया जा चुका है, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि दो संख्या है इतना और इतना का आपको HCF निकालना है। तो HCF आप गुणनखंड विधि से जानते हो निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 6x⁴ इसको आप फैक्टराइज करके लिख लेना ऐसे। 6 को करोगे तो 2 गुना 3, ठीक है, गुणनखंड करने आता है। x के पावर 4 है तो आप x के पावर 4 या 4 बार लिख दो, x गुना x गुना x गुना x, और इंटू बाई है तो आप बाई लिख दो। इसके बाद आप क्या करो कि 12x बाई को भी फैक्टराइज करके लिख लो। जैसे देखो लिखते हैं 2 दूनी 4, 4 तिये 12 गुना x गुना बाई। और अब जब फैक्टराइजेशन हो गया तो आपको HCF निकालने आता है। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब जिसमें जो जो कॉमन है उसको आप ढूंढ लो। जैसे 2 दोनों में आ रहा है तो 2 को शामिल कर लेंगे। 3 यहाँ पे देखिए दोनों में है तो 3 को भी शामिल कर लेंगे। और दोनों में कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पे x है और y भी है। तो जो जो कॉमन है सारा को लिख लेते हैं, x गुना बाई। तो आंसर हो जाएगा 6x बाई। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि √10 गुना √15। ये तो भाई गुना का क्वेश्चन दे दिया है, शोभा नहीं देता है गुना का क्वेश्चन, क्या कहता हूँ। चलो ठीक है, √10 गुना √15 क्या होगा? तब डायरेक्ट गुना करोगे तो √150 हो जाएगा 150। और आप 150 को थोड़ा फैक्टराइज करके लिख लेना। 150 को ऐसे फैक्टराइज कर लेना। 150 2 से लगाओगे 75, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाओगे 25, 5 से लगाओगे 5, यानी कि √150 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट में जो 2 बार आता है उसको हम बाहर कर देते हैं, यानी कि 5 को बाहर कर देते हैं और अंदर में बच जाएगा 6। ठीक है, तो 5√6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 में। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है। हाँ नहीं नहीं कहा जा सकता है। ए और बी दोनों कैसे हो सकता है? हाँ भी ना भी, ये तो गलत हो गया।
ठीक है, इसके बारे में कहा जा सकता है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 + √3 और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 - √3। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ए फॉर्मूला से कर लो, a + b × a - b। फॉर्मूला होता है a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। 9 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 कैसा संख्या है? तो परिमेय संख्या, क्योंकि रूट हट गया तो इसीलिए हाँ होगा आंसर। ठीक है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखाता है? आप दशमलव हटाओ, परिमेय संख्या क्या होता है? जो PYQ के फॉर्म में होता है। तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 2 0 आ जाएगा। बाकी इसको आप काट के लिख सकते हो। कैसे? 50 दूनी 100, 2 से काटोगे 6 दूनी 12 और 1 13। आगे कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि यह भाज्य संख्या आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 67/50। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा कि ये नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं √5, क्या ये वास्तविक है? तो आंसर है कि हाँ बिल्कुल है। साथ ही साथ क्या ये परिमेय है? तो आंसर है कि परिमेय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आई होप इसको आप सोल्व कर लोगे। आंसर इसका हो जाएगा 23/99। तो ये आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। ये अभी हम लोग कंसेप्ट ऊपर में देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है, इसको फटाफट कर लेते हैं। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों बाद रुक जाएगा? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे करेक्ट, ठीक है, ये शांत तो है और परिमेय संख्या भी आएगा। ठीक ना, ये परिमेय संख्या लिखा हुआ और कैसा होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 के पावर बताए थे कि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में होगा, तो ये शांत होगा। ठीक है, तो शांत तो होगा, लेकिन कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार करोगे तो कितने अंक बाद रुक जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। जैसे आप सोचो कि सपोज दैट कहीं पे लिखा हुआ है 3/10, तो कितने अंक के बाद इसको भागा देने पे दशमलव खत्म हो जाएगा। जैसे ये इसका आंसर होगा 0.3, तो हम बोले कि दशमलव के बाद 1 अंक के बाद रुक गया। ठीक है, तो उसी तरह से करें कि कितने अंक बाद रुक जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। देखो यहाँ है 2 के पावर 4, अब 5 के पावर 3। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 और 5 मिलके बन जाता है 10। ठीक है, 2 और 5 मिलके क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। तो यहाँ 2 है और 5 है। 5 3 बार है और 2 4 बार है। तब इस क्वेश्चन को ऐसे आप सोचो कि 43 हम इसको लिख सकते हैं 5 3 बार है और यहाँ 2 भी 3 बार है। तो 2 3 बार मिलके और 5 3 बार मिलके 10 बनाएगा। 10 गुना 10 गुना 10 और बच कितना गया? 5। ठीक है, नहीं समझ में आया? 5 यहाँ पे 3 बार है और 2 यहाँ पे 4 बार है। 2 4 बार है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो A5 A5 2 मिलके 10 बनाया, A5 A2 मिलके फिर 10 बनाया, A5 और A2 मिलके फिर से 10 बनाया। तो यहाँ 3 10 आ गया, इतना तो समझ में आया। अब रह गया 5। 10 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर नीचे में 10 रहता है तो हम पॉइंट डायरेक्ट बैठा सकते हैं। इस 5 को भी 10 बना लो। कैसे बना लोगे? तो 2 यहाँ और 2 ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर में आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। और नीचे में कितना आंसर हो जाएगा? नीचे में 10 10 10 4 बार है। तो अब 10 4 बार है, मतलब 1 2 3 4 4 0। तो एक कितना अंक के बाद आएगा? दशमलव के बाद देखिए 0.0086 आएगा। तो दशमलव के 4 अंक के बाद खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है, वो आपको समझा देते हैं। ये तो आपको कैसे आया वो समझाने के लिए बताए थे। अब देखना कि 2 के पावर और 5 के पावर है, जिसका पावर ज़्यादा है
माने कि जो पावर ज़्यादा है, जैसे 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 ज़्यादा कि पावर 4 ज़्यादा, तो पावर 4 ज़्यादा है, 4 जो पावर ज़्यादा वही आंसर हो जाएगा। सुन लो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होगा? तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, तो संख्या का गुणनफल कर लो। 50 गुना 25, 25 में 5 से गुना करोगे तो 125, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 61 हो गया। 62 नंबर कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। एक तो फिर से यहाँ पे है कि ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो डिवाइड कर करके, और एक क्वेश्चन है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा लो ऐसे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। आप ये पढ़े हो तो ये फॉर्मूला लगा लो। आप कह रहे हैं कि 278 को किस संख्या से, देखो यहाँ पे 278 को किस संख्या से भागा दे कि भागफल में 12 आए और शेषफल में 2 प्राप्त हो? तो शेषफल की जगह हो गया 2, भागफल की जगह हो गया 12, और आपको भाज्य यहाँ पे निकालना है, संख्या नहीं पता है तो ये x हो गया। सॉरी आपको भाजक निकालना है और भाज्य पता है, इसको भाज्य बोलते हैं, तो इसको 278, तो यहाँ से आ गया 278 माइनस 2 बराबर 12x। 278 में से 2 घटाओगे तो 276 बराबर 12x, और यहाँ से x निकाल सकते हो 276 बटा 12, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 3 बचेगा, 12 तियाई 36, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 23। तो अब हम लोग वास्तविक संख्या में बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं और वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो देखकर, और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप क्या करो कि लगे रहो, और इसी तरह से डेली वीडियो आएगा। ठीक है, अगले बार हम लोग लाएंगे बहुपद का वीडियो। आज ये वास्तविक संख्या 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। जितना भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जितना भी तरह का कंसेप्ट हो चुका होगा वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।